अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो है वो 10th क्लास के यूनिट नंबर 9 एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइजेज जो है वो और उस एक्सरसाइजेज करेंगे सारा का सारा, और उनके अंदर जो जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी से के साथ साथ हम उनके जो चैप्टर की जो समरी है वो भी कर लेते हैं, जो ये हेल्पफुल होती है वो स्टूडेंट के लिए जो कि किसी भी एक चैप्टर को जो है वो समराइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम क्या करते हैं, हम इस समरी को जो है वो पढ़ते हैं। पहले ये बात की गई है कि सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम की स्टेट में उस वक्त कह सकते हैं कि अगर कोई उस सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज ना हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। दैट्स इट। उसके बाद ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इज बेसिकली, इक्विलिब्रियम के दो टाइप होते हैं, हमने पढ़ा दो टाइप होते हैं। एक आपके पास होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमारे पास वो इक्विलिब्रियम जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मैटर होता है वो आपके रेस्ट स्टेट में होता है, उनके अंदर जो कन्वर्जन होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वो आपके पास नहीं होती है। और जबकि आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है वो उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें आपके पास क्या होता है, जो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के अंदर जो है वो तब्दील होती रहती है, लेकिन उसका जो टोटल चेंज है वो आपके पास जीरो है। एक चीज़ जो दोनों के अंदर सेम है वो है ये कि हमारे पास दोनों के अंदर जो रिजल्ट होता है जो वो जीरो के बराबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास व्हेन डिफरेंट स्टेट ऑफ फेजेस ऑफ इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश सिस्टम डू नॉट बी मूव एंड रिमाइन कांस्टेंट द प्लेस, सच इक्विलिब्रियम इज नोन एज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आपका जो फुलक्रम है, जो फ्यूना है, और जो वो जुल्ला था जिसमें हमारे पास जो है दो बच्चे बैठे हुए थे, एक साइड पे भी हमारे पास बैलेंस फोर्स लग रही थी और दूसरी तरफ भी जो दोनों को जो है वो क्या कर रहे थे, वो जो सीसा है वो दोनों को जो है वो बैलेंस करवा रहे थे। वो एक एग्जांपल है किस चीज़ का, आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफरेंट कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम चेंज इन द मैनर बाय दैट ऑकर ऑन द नॉट चेन एरर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास जो डायनामिक इक्विलिब्रियम उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं जब आपके एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जो है वो तब्दील होते रहते हैं, कन्वर्जन होती रहती है, लेकिन उसका जो टोटल चेंज होता है, जो टोटल चेंज होता है वो ओवरऑल जो कितना होता है वो आपके पास जीरो होता है। समझ में आ गया? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल बट टेंडेंसी ऑफ रिवर्सिबिलिटी वेरीज फॉर ईच सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिशेस इन ऑल दिस। याद रखिए कि इसमें ये कह रहे हैं कि तमाम केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो अक्सर कार, मैंने बताया पहले ही चैप्टर के अंदर मैंने बताया कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो रिएक्शंस होते हैं, मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो 90% वो क्या होते हैं, वो आपके रिवर्सेबल होते हैं। इसी रिवर्सेबल की वजह से हमारे पास एक एबिलिटी हमें होती है, हम इस चैप्टर को इसी वजह से पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी एक केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उसको इक्विलिब्रियम स्टेट तक लाना, उसको जो है इक्विलिब्रियम स्टेट तक लाने का जो है वो अमल होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम करते हैं इन द रिवर्सेबल रिएक्शंस। दैट्स इट। तो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केमिकल प्रोसेस इज, याद रखना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं अक्सर कार उनके अंदर जो टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोसीड होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। In the state of dynamic equilibrium, chemical reactions that exist are the simple relation between the concentration of reactants and the product. This relation can be represented as equation. याद रखना, बहुत ही आसान। आपके पास जब किसी भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप देखते हो तो वहां पे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच वो आपके पास लिखा जाता है। एक लेफ्ट साइड पे आपके क्या चीज, किस चीज को लिया जाता है, आपके रिएक्टेंट्स को, और जो राइट साइड है वहां पर जो है प्रोडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आपको इस तरह जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो मिले, इस तरह का जो है वो एक फॉर्म मिले, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। द रेट ऑफ केमिकल रेट मिकदार को भी जाहिर करती है और उसके स्पीड को भी जाहिर करती है। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ द इन दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड वाज प्रपोज्ड बाय द गॉल्डबर्ग एंड वेग एंड इन 1864। याद रखिए, अगर आपसे पास क्वेश्चन में ये पूछे, अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो है जो व्हाट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, क्योंकि ये आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीन बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन आपके पास ये शो करता है कि
तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लॉ ऑफ मास एक्शन कहेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास जो है 1864 में आपका दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग था और एक वेग था, ठीक है। तो दोनों वो साइंटिस्ट थे जिसने जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन वो कानून दिए कि जैसे कि किसके थ्रू हम जो है वो इक्विलिब्रियम को जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। उन्होंने बताया कि हमारे पास जो ये केमिकल रिएक्शन है उसकी जो रफ्तार है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की तादाद के ऊपर, ठीक है। जिसमें हमारे पास होता ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर उनकी तादाद बढ़ाओगे तो आपके रेट ऑफ रिएक्शंस भी तेज़ होंगी। उसका जनरल रिएक्शन आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए बी क्या है रिएक्टेंट्स है और आपके सी प्लस डी क्या है आपके प्रोडक्ट है। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज इनके अंदर क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम जब आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन हो और उसके अंदर आपके पास जो केमिकल जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, अगर वो हालत आ जाती है तो उस हालत के आने के बाद हमारे पास जो के सी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रिएक्टेंट के, सही है। तो उसके बाद हम जो के सी की वैल्यू हमारे पास ये क्या है, ये जो के सी है हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक सिंबल देते हैं जिसका नाम क्या है, के सी है, और ये एक कांस्टेंट है और उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वैल्यू ऑफ के सी है वो हमारे पास ये हमें बताती है, प्रेडिक्ट करता है कि इसके कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विच इज इन एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। याद रखते हैं, अगर आपके पास अगर पूछिए कि आपसे कोई पूछिए कि मुझे ये बताना कि जो के सी की जो वैल्यू है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो आप ये बताना कि अगर आप कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जब जहाँ पे आपके पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है वो जब अचीव्ड हो जाता है, जब वो हालत आ जाती है, जब आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो आपके पास इक्वल हो जाता है आपके पास रिवर्स रिएक्शंस के, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो तब आपके पास होता ये है, उस स्टेट को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में ये देखना कि रिएक्टेंट की तादाद कितनी है और आपके जो प्रोडक्ट की तादाद जो है वो कितनी है, तो उसको जो है वो प्रिडिक्ट करवाना, उसकी तादाद को जो है वो मालूम करवाना, तो ये सारा का सारा हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसी बारे में फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, ठीक है। याद रखना बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, अगर आपने चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप इस एक्सरसाइज को 2 मिनट में कर सकते हैं। हमारे पास कितने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है, 2 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बस। उसके बाद हम बात करेंगे वेपर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या है डायनेमिक, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर आपके पास जो है वो क्या आता है, डायनेमिक, डायनेमिक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपके पास इनके अंदर आता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि शो करता है डाइज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट इन द डायनेमिक केमिकल रिएक्शन, या जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा ये किस चीज़ इनिशियल, ये उनके कंसंट्रेशन को यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रिडिक्ट द कंसंट्रेशन, आपके कंसंट्रेशन को जो है, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशंस, ठीक है। ये आपके पास आपके कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मिकदार, ये आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मिकदार को जो है वो मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल केमिकल रिएक्शंस शो डाइश। याद रखना हमारे पास जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो उनके अंदर क्या होता है, वो आपके पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हमेशा जो है उनके अंदर जो एक क्या मौजूद होगा, उनके अंदर जो टाइप ऑफ द इक्विलिब्रियम जो है होगा वो आपके पास होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद द लॉ ऑफ द मास एक्शन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन वो जो है वो किसने दिया, वो आपके गोल्डबर्ग एंड वेग ने इन 1864, जो कि हमने ऊपर यहाँ पर पढ़ा 1864, ये हैं गोल्डबर्ग एंड वेग ने, उन दोनों ने दिया और 1864 में, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे कि इन इन आपके पास जो है उसके जो है वो डेट के बारे में वर्क है 1864, क्या 1864 में। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है मैं लिखूंगा गोल्डबर्ग जी में लिखूंगा और वेग, वेग जो आपके जो वेग है तो वहाँ पर जो है वो मौजूद है, आप लिख सकते हो। फिर बाद ये गोल्डबर्ग एंड वेग आपके क्वेश्चन, आपके एमसीक्यूज नंबर फिल द ब्लैंक्स नंबर 5 पे आएगा, ठीक है, ये 5 है। उसके बाद आपके पास आधा नंबर, आज जो जितने भी नेचुरल साइकिल्स होते हैं मैंने लेक्चर में बताया, आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो मैंने बताया कि तमाम जो नेचुरल साइकिल्स होते हैं, जितने भी साइकिल्स आपके होते हैं आपके माहौल में, उन वो तमाम के तमाम वो एग्जाम्पल है किस चीज़ के, आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के। क्या है डायनेमिक, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। डायनेमिक का लफ्ज ही ये कहता है कि मोशन,
ठीक है, जो आपके पास मूवमेंट कर सकती है। अमोनिया NH3 क्या है, फार्मूला है ऑफ अमोनिया, ठीक है। वो आपके पास जो है वो अमोनिया गैस जो है वो किसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया फर्टिलाइजर, यूरिया जिसका आप फार्मूला वहां पर लिखा था कि हम किस चीज़ के NH2CO NH2 जो आप फार्मूला लिखा था, जो पढ़ा था, मैं आपको वही उसका फार्मूला यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। उसका जो फार्मूला है वो ये है, ठीक है, जिसको आसान तरीके से हम ये कर सकते हैं, NH2CO NH2, दो NH2 इस तरह लिखना है, ठीक है। जब आप दो NH2 इस तरह लिखोगे, बीच में CO सिर्फ लिखो, ये इसका फार्मूला आपको याद किया, आसान है। उसको 10 बार जो है अगर आप जो है उसको लिखोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जिसके बारे में हम आते हैं फिल द ब्लैंक्स नंबर 8 पे। इन द गैसेस सिस्टम द डैश इज टेकन इन द कंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ द कंसंट्रेशन। याद रखना, अगर आपके पास कोई भी एक गैसेस की बात करें, गैसेस सिस्टम की बात करें, तो अगर उनके गैसेस एक केमिकल रिएक्शंस की बात आ जाए, तो आप उसके अंदर जो है अगर आप उनके मिकदार को मालूम करोगे, मिकदार को मालूम करेंगे एट द डायनेमिक लेवल पे, तो वो आप उनके पार्शियल प्रेशर को देखोगे। पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर एक गैसेस का एक दूसरे के गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक दूसरे से के ऊपर जो है वो जो प्रेशर, जो दबाव वो एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, उसको हम पार्शियल प्रेशर कहें। समझ में आ गया, क्लियर है। The value of Kc is the dash of the initial concentration of the reactant। क्या है आपकी जो Kc की जो वैल्यू है, याद रखना क्या है, आपकी जो Kc की जो वैल्यू है वो क्या है, वो आपके इक्वल है किस चीज के, इनिशियल कंसंट्रेशन के, आपके इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपका जो Kc है वो क्या है, वो आपके इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इस पर जो है उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो Kc की जो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जिसका उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं, जो अकेला जो है वो काम करता है और उसके साथ कोई भी एक रिश्ता नहीं है, ना ताल्लुक है। केसी का कोई भी ताल्लुक नहीं है उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शंस के करने के वक्त, जब हमारे पास क्या होता है, मैटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट एज अ प्रोडक्ट, तो उसको इसकी जो पहली तादाद होती है उसको इनिशियल कंसिडरेशन। जो केसी है, केसी की जो तादाद है वो पहले आपके पास जो है वो क्या होती है, इनिशियल कंसिडरेशन क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मतलब उस पर कोई भी वास्ता उससे नहीं रखता है। गैसेस सिस्टम में हमारे पास जो केसी है, जो केसी है इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो आपके केपी में एज अ पार्शियल प्रेशर उसको मालूम करने के लिए हमारे पास उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास हुए फिल द ब्लैंक्स। अब हम बात करेंगे चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसमें हम जो है वो बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि हमारे पास वो कहेंगे कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है नेचर में, वो आपके पास 2 है, जो स्टैटिक एंड डायनेमिक। द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फाउंड इन फुल्क्रम एंड फ्यूना। फुल्क्रम एंड फ्यूना के अंदर आपके पास स्टैटिक होता है, डायनेमिक नहीं है, डिपेंडेंट ऑन कंडीशन नहीं है, ये नहीं हो सकता। और आपके शोज नो इक्विलिब्रियम, ये गलत है, फुली गलत है। मोस्ट केमिकल रिएक्शन शो, ज्यादातर रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन जो है वो कौन सा क्या शो करते हैं, हीट एनर्जी नहीं, आपके प्रेशर नहीं, आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं, आपकी वर्सिबिलिटी उसके रिवर्स करता है। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन क्या होता है, वो आपके पास रिवर्स होता है, मस्त ये याद रखना। द वैल्यू ऑफ द केसी इज इंडिपेंडेंट अपॉन, याद रखना किस चीज पर डिपेंडेंट होता है, वो आपके वो डिपेंड होता है ओनली इन द इनिशियल, या आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखना है। आपके फाइनल रिएक्टेंट्स पे भी आपका जो है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। डू नॉट बी डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो केसी की वैल्यू है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, क्लियर, ये याद रखनी। द वैल्यू ऑफ केसी कैन बी यूज्ड, याद रखिए हमारे पास जो हम केसी की जो वैल्यू हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट द रिएक्शन पाथवे, टू रिड्यूस द हीट सप्लाई ऑफ द सिस्टम, टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। पहले याद रखिए कि प्रेशर के लिए ये हमारे पास इस्तेमाल नहीं होता है, गलत है। टू रिड्यूस द हीट सप्लाई को कम नहीं कर सकता, गलत है, ये भी गलत है। टू इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ, किसी भी प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकता है, नहीं। तो ये हमारे पास पाथवे, मतलब हमें ये पता चलना कि हमारे पास जो रिएक्शन है
वो किस तरफ जो है वो जा रहा है, ये सारा का सारा हमें किसके थ्रू पता चलता है, वो आपके केसी के वैल्यू के वैल्यू पता चलता है। अगर केसी की वैल्यू आपको पता है तो आप ये कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन किस तरफ जा रहा होता है। ठीक है, केसी की वैल्यू है वो हमारे पास ऑब्टेन होता है किस चीज़ के डेटा के मुताबिक। हमने कहा कि जो केसी है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, वो आपके पास एक रेशो होता है बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। क्या? बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर लिख लिया और आपके पास नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट आएगा, जो वहां पर हमने लिखा था सी डी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई ए डी, ए बी। तो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं हो सकता। आपका कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट में दोनों के बराबर है, करेक्ट है। फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ द केसी डिपेंड अपॉन, याद रखना कि केसी की वैल्यू है वो किस चीज पर डिपेंड था, वो किस स्टेटमेंट है, वो आपके प्रेशर ऑफ द सिस्टम पे नहीं, याद, इनिशियल कंसंट्रेशन पे नहीं, आपके जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे नहीं, आपके प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता था। आपके टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ जो है वो तब्दील होता है, डिक्रीज होने के साथ जो है वो ये तब्दील होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मुझे ये बताना जो केसी की वैल्यू है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, या आपसे पूछ सकते हैं प्रेशर पे, और अगर या आपसे पूछ सकते हैं टेम्परेचर पे, तो अक्सर का जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन द केसी के वैल्यू पे। द प्रेशर ऑफ द सिस्टम अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ, क्या ना जो प्रेशर सिस्टम होता है वो किस स्टेट ऑफ मैटर पर जो ज़्यादा इफेक्ट करता है, सॉलिड भी करता है, गैसेस पे भी करता है, और सॉलिड भी करता है, तमाम पे करता है, ऑल ऑफ दिस। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, मैंने कहा कि हमारे पास दुनिया में जितने भी साइकिल्स होते हैं, जितने भी कुदरती नेचुरल साइकिल्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो आपके अंडर आते हैं ऑफ विच, ऑफ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो सारे के सारे आपके डायनेमिक, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आते। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके स्टैटिक के इक्विलिब्रियम के फुलक्रम, फ्यूना और आपका जो सीसा है, ये आपके पास इनके एग्जांपल है। बाकी तमाम के तमाम वो आपके डायनेमिक है। ठीक है, अक्सर का डायनेमिक होता है। इफ फॉर द जनरल रिएक्शन ए प्लस बी, आपका जो यहाँ पर ये जो साइन है, जैसे कि मैंने बताया, ये आपके रिवर्सेबल रिएक्शन की शो करेगी, मतलब आगे की तरफ भी जा रहा है ये रिएक्शन और पीछे की तरफ भी आ रहा है। जो आगे की तरफ जा रहा है रिएक्शन उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन करेंगे, और जो पीछे की तरफ आ रही है उसको हम रिवर्स रिएक्शन करेंगे। इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ डी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इस डी का, यहाँ पर जो डी लिखा गया है, इस डी का जो है वो अगर मैं कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा दूँ, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास कौन सी चीज़ बढ़ेगी, ये याद रखना। हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं डी की तादाद जो है वो बढ़ाता हूँ, तो डी की तादाद बढ़ाने के बाद जो है होता ये है कि ये एक, पहले पॉइंट तो ये याद रखिए कि हमारे पास जो जो रिएक्शन है वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे, किस चीज़ पे, स्टेट पे, आपके इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ये आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के वक्त क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो एक चीज़ के बढ़ने के बाद वो जो दूसरा दूसरा साइड है उसको बैलेंस रखने के लिए क्या करता है, उसको बैलेंस रखने के लिए दूसरी चीज़ भी वो कम हो जाती है या आपके पास बढ़ जाती है, उसके असर को बैलेंस रखने के लिए। जैसे कि हमने इक्विलिब्रियम की बात कही कही पहले दिन से हमने बात ये कही कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम का जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है दबाव को बराबर रखना, दबाव को बराबर रखना। जैसे कि अगर मैं किसी भी एक इस डी को बराबर करता हूँ, तो इस डी के जो तादाद है और उसकी जो इफेक्ट है उसको बराबर रखने के लिए मैं इस, ये जो बी होगा ये क्या होगा, ये आपका कम होगा। अब ये सवाल भी हो सकता है कि मुझे ये बताओ कि ये जो ए है ये क्यों नहीं हुआ, ये आपके पास जो है वो ये क्यों कम नहीं हुआ, बी क्यों कम हुआ। याद रखिए हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वो एक ख़ास तरतीब से होते हैं। क्या होते हैं? ख़ास तरतीब से होते हैं, और हर किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक दूसरे की रिस्पेक्ट से ही वो क्या होते हैं, वो बैलेंस होते हैं। अगर मैंने डी को बढ़ाया तो डी की रिस्पेक्ट से क्या है, बी है। ठीक है, जो बैलेंस को जो है वो जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो बैलेंस रखने में फिर मदद करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल में यहाँ पर जो है देखें, मैं अगर इस डी को जो है वो बढ़ाता हूँ, तो डी के बढ़ने के बाद जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब होने की वजह से जो बी यहाँ पर है, जो बी रिएक्टेंट है, वो क्या होगा, वो अपने आप को कम करेगा। इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए ये अपने आप को
कम करेगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, नहीं आपका ए का नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, आपका जो है वो बी ऑप्शन होगा। क्लियर। तो उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन में आपको ओरली सबका जो है वो आंसर कर लेता हूँ, ठीक है, आप खुद अपने नोटबुक पे फिर बाद में रख सकते हैं। असल चीज़ कंसेप्ट है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आपके कुछ ही आपके 5 मिनट में आप जो है वो सब सॉल्व कर सकते हैं। याद रखें हमारे पास ये जो क्वेश्चंस है शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, और आपके जो यहाँ पर लिखे हुए ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये आपके जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अगर आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं तो आपके इसके जो अक्सर कार जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3 होते हैं। ये 3 जो नंबर होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते। जो 3 नंबर है वो किस चीज़ के होते हैं, वो आपकी इस चीज़ के होते हैं कि आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा उसको, फिर उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल। तो तब आपको जो है वो 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम है हमारे पास इसी पैटर्न पे जो है उसको आपके पेपर्स को चेक किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर इन द नेचर, हमारे कुदरत में हमारे पास कौन सा आपके पास एक नेचर जो है वो मौजूद होता है इक्विलिब्रियम में। आपकी कुदरत जो है वो सारे के सारे जो है वो साइकिल्स पे जो है वो बनी होती है, कार्बन साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल वगैरह वगैरह जितनी भी साइकिल्स है वो आप पे चल रही होती है सारी दुनिया में। और वो आपके किस चीज़ के मदद से चल रही है, वो एक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के थ्रू चल रही है, और उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक कहते हैं। समझ में आ गया। अब हमारे पास आपको क्या करना है, अगर उसको एग्जांपल जो है वो देना है तो आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करने के बाद उसको जो है वो थोड़ा वाज़ेह करो कि हमारे पास जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं कि जिसमें मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। उसके जो ओवरऑल चेंज ज़ीरो है, तो आप एग्जांपल दे सकते हो कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जितने भी साइकिल हैं जो आपके नेचर में होते हैं, कुदरत में होते हैं, तो सारे के सारे का हम एग्जांपल दे सकते हैं। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको इसकी लिखने है, तो आपको आसानी से जो है वो क्या लिखना होगा, आपको केसी लिखना है, केसी लिखना है, ये जो आपके प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर लिखना है, और इसके जो रिएक्टेंट है ये दोनों ये इसके नीचे लिखना है, ठीक है। और उसकी जो जितनी तादाद में दोनों सब एक तादाद में, तो आपको उसको ब्रैकेट में सिर्फ इस तरह जो है वो लिखना है, बस बाकी आसान। क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द केसी, केसी का यूनिट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। केसी का जो यूनिट है वो मैंने यहाँ पर आपको जो है वो उसी लेक्चर जब अब मैंने दिया था उसी टाइम मैंने बताया था कि हमारे पास जो केसी का यूनिट होता है, अब यहाँ पर तो यूनिट का जो है वो जिक्र ही नहीं किया गया कि हमारे पास मुझे ये बताओ जो यूनिट है। यूनिट उसका जो है वो आपके केमिकल रिएक्शंस के हवाले से डिपेंडेंट करता है, लेकिन जो आम यूनिट है वो ये है, ठीक है। ये आपका जो आम यूनिट है वो क्या है, मोल, मोल डीसी मीटर क्यूबिक, डीसी पर डेसीमीटर क्यूबिक, ये इसका किसका यूनिट है, ये आपका यूनिट है ऑफ आ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किस चीज़ का यूनिट है, वो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट है। आप ये लिखोगे, और आप ये लिखोगे कि हमारे पास जो है वो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास हर किसी की जो केसी वैल्यू है वो हर केमिकल रिएक्शंस के लिए अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया कि हमारे पास जो, अगर आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की एक एग्जांपल है, दोनों रिएक्टेंट के साइड पे दोनों कंसंट्रेशन आपके पास दोनों की सेम है, रिएक्टेंट की तादाद भी सेम है, प्रोडक्ट की तादाद भी सेम है, इसकी वजह से उनके जो यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। लेकिन आपके पास एक यहाँ पर अगर मैं अमोनिया के एग्जांपल दूँ, तो अमोनिया के अंदर जो है वो एक साइड पे कितने हैं, 4 है, दूसरे साइड में कितने हैं, वो आपके पास जो है वो 2 है। तो 4 से 2 को माइनस करो तो 2 आपके पास 1/2 आता है, ठीक है, ये 2 आता है, तो इसके पावर में क्या आता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, इसका फिर आपके पास -2 आता है, -2 क्योंकि ये आपके 1 के नीचे आता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट हो गया, ठीक है। आप क्या कहोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, इट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज यूनिट ऑफ द ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जब आप यहाँ पर उसके क्वेश्चन लिखोगे तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक, क्या मोल, या आपको उसको ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक लाइन लगाए, ठीक है, ये पर, ये आपके पर जो है वो उसको जाहिर करता है, यहाँ पर 3 लिखे पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल है केसी का। एक्सप्लेन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप ये कह सकते हो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच वी कैन स्टडी अबाउट the matter which are interconverted to each other, and this in this type the overall change is zero, and in this state the states of matters are changed with each other, okay. So it is known as the dynamic equilibrium. Define the term rate of the chemical reaction, which is very very important.
रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आपके स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको ये कहो कि हमारे पास जो रिएक्शंस की जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, सही है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्विलिब्रियम, डिस्क्राइब द टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। लॉन्ग क्वेश्चन में है, आसान सा है कि आप इक्विलिब्रियम से क्या आपने सीखा। इक्विलिब्रियम हमारे पास आप ये कहो कि इक्विलिब्रियम जो वर्ड इक्विलिब्रियम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लैटिन वर्ड which means that to be balance the forces, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप ये कहो कि there are two types of the equilibrium, फर्स्ट इज द स्टैटिक और अदर इज द डायनेमिक, ठीक है। फिर स्टैटिक को डिफाइन करो, फिर आपके डायनेमिक डिफाइन करो, एग्जांपल दो, एक्सप्लेन करो, आपका बड़ा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है एक्सप्लेन द रिवर्सिबल एक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शन विद एग्जांपल। याद रखें बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहले आप ये लिखिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, होता क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस होता है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं और आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। जो दो तरफा जो है एक तरह का कन्वर्जन होती है मैटर की वन फॉर्म्स टू अनदर फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जिसका एग्जांपल आप मैंने हाइड्रोजन आयोडाइड का एग्जांपल दिया, आपका जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है उसका जो है एग्जांपल दिया। थर्ड आपका जो है वो कौन सा है, ये अमोनिया की जो फॉर्मेशन है वो आपका जो है वो एग्जांपल है। ये सारे के सारे एग्जांपल है ऑफ व्हाट, ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये तीन एग्जांपल आपको जो है वो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग वाइज पहले हेडिंग आपको क्या करनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन की देनी है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, फिर उसका एग्जाम्पल की एक हेडिंग देनी है, फिर एग्जाम्पल की हेडिंग के बाद आपको जो है वो इनकी एग्जाम्पल के अंदर तीन एग्जाम्पल हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन, आपका एक अमोनिया की फॉर्मेशन, और तीसरा आपके पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन। ये तमाम रिवर्सिबल रिएक्शंस आपके अंदर आते हैं। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड द ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर, बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर डिराइव किया था, जिसमें आप क्या करोगे कि जो केसी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसको जो है वो कैसे जो है वो डिराइव किया जाता है, वो सारा का सारा हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आपको लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करना, लॉ ऑफ मास एक्शन को ये डिफाइन करना है कि 1864 में हमारे पास जो है वो दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग था, वेग था। 1864 में उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने एक लाज दिए थे, लाज, उसी लाज के मुताबिक हमने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में, उसमें ये कहते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज डायरेक्टली, उसकी कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। सो उसने ये बताया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसके लिए जो है एक्सप्रेशन बताई थी, ए प्लस बी जनरल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। फिर उसको जो है क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए अपने अपने कांस्टेंट लेने, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के अपने कांस्टेंट क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और आपके पास जो है वो फिर लास्ट में एक एक ही कांस्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो जिसको मैंने सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं प्ले लिस्ट यहाँ पर दे दूंगा, आप जो है उसको जो है बाद में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू, हाउ, व्हाट डू द केसी मीन्स, एक्सप्लेन इट इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन। याद रखना कि हमारे पास उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी यूजेस क्या है। आपका एक जो चैप्टर है, चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड, जितना भी आपके पास है वो आपके तमाम एक्सरसाइज के अंदर मौजूद है, वो तमाम आपके एग्जाम के अंदर मौजूद है। अगर आपको पढ़ना है तो आपको सारा का सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर केसी के अंदर, केसी की क्या मतलब है, केसी मीन्स बाय, केसी मीन्स दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड केसी इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ओके। सो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, ये आपके किसी भी केमिकल रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद, इक्विलिब्रियम स्टेट जब डायनामिक स्टेट पर जब कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाता है, तो उसके बाद जब हम पास क्या करते हैं, उनके अंदर कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की तादाद को जो है वो बराबर रहना, तब्दील रखना, और इसके टेम्परेचर पे फैक्टर्स होते हैं उसको बराबर रखना। और ये हमारे पास जो है वो क्या बताता है, हमारे रिएक्शंस के पाथवेज को बताता है कि हमारे रिएक्टेंट, ये आपके जो रिएक्शंस है वो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है या आपकी रिवर्स की तरफ जा रहा है। ये सारा का सारा हमें ये केसी का, ये जो केसी है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमें बताता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें वो कहते हैं कि इस रिएक्शन में हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, ये याद रखना। उसमें ये कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इस SO3 की तादाद प्रोडक्ट को ज़्यादा में ले सकूं। आप पर सवाल है, आपकी जो नॉलेज है अभी, उस नॉलेज को इस्तेमाल करके हमें ये करना आसान सी है। तो आपको क्या करना है कि जो आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्ट की तादाद को बढ़ानी है इक्विलिब्रियम स्टेट के लेवल पे, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के बाद हम बात कर रहे हैं, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया उसके बाद हम बात कर रहे हैं।
तो अगर आपको जो है वो क्या करना है, SO3 क्या है यहाँ पर, SO3 क्या है, आपका प्रोडक्ट है। अगर मैं प्रोडक्ट की तादाद को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप, मैं जो प्रोडक्ट नया बन रहा है उन तमाम जो प्रोडक्ट है उस तमाम के तमाम प्रोडक्ट को जो है वो क्या करूँगा, उसको रिमूव करूँगा। और उसको रिमूव करने के बाद जो है होता ये है कि उसको जब मैं रिमूव करूँगा, जो क्यों रिमूव करूँगा कि जो जितना भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उन तमाम जो है वो प्रोडक्ट हम उनको फिर से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, ये वजह ये है कि ताकि वो नए प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट ना करे और फिर से जो है वो कोई और चीज़ ना बना सके। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और हम दूसरा चीज़ क्या करेंगे, दूसरा चीज़ हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद को क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट है। दो चीज़ें करेंगे हम, रिएक्टेंट की तादाद को, आपके जो रिएक्टेंट की जो तादाद है उसको बढ़ाएंगे। पहली चीज़ तो ये करेंगे, फर्स्ट हमारे पास ये चीज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हमारे पास उनके अंदर जो प्रोडक्ट की तादाद है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिमूव करेंगे, रिमूव ऑफ द प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट उस जगह से रिमूव करेंगे, रिमूव ऑफ प्रोडक्ट, ताकि वो फिर उसी नए प्रोडक्ट के साथ जो है वो रिएक्ट ना कर सके और कोई एक वेस्ट मटी किसी और जो है वो एक अनवांटेड चीज़, अनडिजायरेबल चीज़ जो है ना बनाए। इस वजह से हम उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है वो लेक्चर समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने जो है उसकी एक्सरसाइजेस भी कर लिए और इसके हवाले से जितनी भी चीज़ें थी वो हमने सारा का सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चीज़ें एसिड, बेसिस एंड साल्ट के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ चुका होगा और कोई भी एक कन्फ्यूजन हो इस हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर समझ आ चुका हो और पसंद आ चुका हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह।